ओके, सो हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे दैट इज वैदिक ग्रिड एंड लोशु ग्रिड। ठीक है, न्यूमरोलॉजी जो है ना वो दो तरह से आपको मेनली हेल्प करती है। एक होता है करेक्टर एनालिसिस, दूसरा होता है प्रिडिक्शंस। ठीक है, आ- आज क्लास करवा रहे हैं क्या मैम? तो पहले तो उसका जो हम लोग का फ्रेंडली जो है एनिमी कौन है वो तो छूट गया था, अरे उसको तो स्टार्ट किए थे। क्लास नहीं करवा रही हूँ, बस बता रही हूँ कि हम आगे क्या हाँ, करेंगे। राइट, ठीक ठीक है मैम। ठीक है। ओके, हाँ। तो जो लोशो ग्रिड होती है ना, नहीं सॉरी मैं क्या बोल रही थी, देखो बीच में आपने टोक दिया। हाँ, तो मैंने कहा कि दो तरीके से न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है। द फर्स्ट इज करेक्टर एनालिसिस एंड सेकंड इज प्रिडिक्शंस। ठीक है, प्रिडिक्शन समझते हैं ना सब लोग क्या होती है, करेक्टर एनालिसिस भी सब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो करेक्टर एनालिसिस का मतलब हुआ कि हम किसी ग्रिड को देख के कैसे बता सकते हैं कि द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, है ना। जैसे मान लो कोई इंसान आपके पास आ गया ये बोलने की मैडम मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मुझे बताइए कि मैं जीतूंगा या नहीं, और कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए कि मैं जीत जाऊं। कोई भी इंसान आपके पास ये बोलने तो नहीं आएगा ना कि इफ आई डिजर्व तो ही मुझे कोई रेमेडी बताइए कि मैं जीत जाऊं। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। अब केस दो तरह के लोग करते हैं या करवाते हैं, एक तो होता है जो क्रिमिनल है, दूसरा है जो विक्टिम है। क्रिमिनल का भी लॉयर होता है, विक्टिम का भी लॉयर होता है, दोनों के लॉयर होंगे ना, और दोनों ही चाहते होंगे कि हम जीत जाएं। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई क्रिमिनल आ गया ये बोलने की मैडम देखो ना ये कोर्ट केस चल रहा है, मुझे कोई रेमेडी बता दीजिए मैं जीत जाऊं। अब मान लो वो जो क्रिमिनल है उसने कोई ऐसा काम किया है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल वो रेप करके आया है। ठीक है, अब आपके पास क्या रेमेडीज होती हैं कि भाई मैं आपको एक रेमेडी दूंगी जिससे आप कोर्ट केस जीत जाओगे। ठीक है, अब आपने एक रेमेडी दी इस इंसान को जिसने रेप किया है और वो कोर्ट केस जीत गया, मुझे बताओ आपके कर्मा पॉजिटिव हो जाएंगे कि नेगेटिव हो जाएंगे? नेगेटिव। है ना, नेगेटिव हो जाएगा। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि जब भी कोई इंसान आपके पास रेमेडी लेने आता है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैडम मैंने रेप किया है और मेरे ऊपर केस हुआ है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये तो नहीं बोलेगा, हर कोई इंसान ये बोलेगा मैं जीत जाऊं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको रेमेडी देनी है या नहीं देनी है? उसको बोला जाता है करेक्टर एनालिसिस। आप उसका पहले करेक्टर एनालाइज करोगे कि ये जो इंसान है क्या ये क्रिमिनल है या विक्टिम है, क्योंकि अपने मुंह से तो कोई नहीं बोलेगा मैं क्रिमिनल हूँ, वो तो आपको जज करना है। वो आप कैसे जज करोगे? उसकी ग्रिड देखकर कि क्या ये इंसान ये क्राइम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, वो आपको वहां से पता चलेगा। आपको ग्रिड से सब चीजें पता चलती हैं, उसकी नेचर कैसी है, वो किस तरह के काम कर सकता है, किस तरह के नहीं कर सकता है, इसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं या सच में इसने ये किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज ट्राइंग टू अप्रोच यू, है ना, आपको ग्रिड से समझ में आएगा कि ये इंसान किस इंटेंशन के साथ मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ना। क्या ये मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, या मजे लेने के लिए कर रहा है, या बस जस्ट ऐसे ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, है ना। देर इज नो नेगेटिव इंटेंशन बिहाइंड दिस थिंग, है ना। ये कहाँ से पता चलेगा? आपको ग्रिड से। अगर आपके सामने ग्रिड है तो वो सामने वाला इंसान झूठ तो नहीं बोल पाएगा आपके साथ, क्योंकि आपको तो पता है ग्रिड में क्या लिखा है। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि एक डॉक्टर से, लॉयर से और एक एस्ट्रोलॉजर से आप झूठ नहीं छुपा सकते। आप कुछ भी बोल लो, उसको दिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से। अब अगर लोशो ग्रिड की बात की जाए तो इट इज बेस्ट फॉर करेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी वाली नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी लोशो ग्रिड आपको टाइम लाइन नहीं देती है ना। प्रिडिक्शंस क्या होती है? मैंने आपको प्रिडिक्शन दे दी कि भाई आप ना जिंदगी में एक बार बहुत हाइट पे जरूर जाओगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चलो सागर जी की बात करते हैं, मैंने सागर जी को बोल दिया सागर जी एक बार तो आप जिंदगी में बहुत हाइट पे जाओगे, है ना। क्या आप सेटिस्फाइड हो इस प्रिडिक्शन से? नहीं। आप म्यूट हो। कभी कभी होगी वो पर फ्यूचर में। मैंने कहा कभी तो होगा, क्या आप सेटिस्फाइड हो इस प्रिडिक्शन से? नहीं। आपका क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट? कब होगा? तक कब जाऊंगा? दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन जो लोशो ग्रिड आंसर नहीं कर सकती। ठीक है, इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? वैदिक ग्रिड से, है ना। क्योंकि वैदिक ग्रिड आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि कब जाऊंगा हाइट पे, है ना। मेरी एज क्या होगी तब, ईयर कौन सा चल रहा होगा तब, मंथ कौन सा चल रहा होगा, डेट क्या होगी। ठीक है ना, इस लेवल तक की प्रिडिक्शन आप सिर्फ वैदिक ग्रिड से कर सकते हो, लोशो ग्रिड से करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है? मेनली नहीं होती। यहाँ पर रश्मि जी हैं, रश्मि जी वैदिक लोशो ग्रिड प्रैक्टिस करते हैं। रश्मि जी आप प्लीज बताओगे आप कैसे प्रिडिक्शन करते हो?
मुझे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ नहीं आप बता दिए वो सही है कि टाइम पीरियड नहीं पता चलता, बाकी जनरल कैरेक्टराइजेशन एकदम परफेक्टली पता चलता है, हाँ, वो आपको लेकिन 100% बहुत अच्छे से पता चलेगा। वो पता चलता है और मतलब आदमी कैसा है या उसके जनरल एक्टिविटीज वो सब पता चलती है, लेकिन एक्यूरेट टाइम पता नहीं चलता। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको बोला ना, करेक्टर एनालिसिस के लिए लोशो ग्रिड इज द बेस्ट। लेकिन कोई भी इंसान आपके पास ये पूछने थोड़ी आएगा, बताओ मैं कैसा हूँ, मेरा करेक्टर कैसा है, ये पूछने तो कोई नहीं आएगा। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन दिस थिंग बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, है ना। वो आपसे ये पूछेगा, ये सब छोड़ो, हम बताएंगे भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक टाइम बहुत हाइट पे जाओगे, आपके साथ पास्ट में ये हुआ था, फिर बोलेगा वो सब छोड़ो, ये बताओ होगा कब। आज के लोगों में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है, दैट इज पेशेंस, है ना। तो वो बोलेगा भाई मुझे बस इतना बता दो कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, वो तो हम बता ही नहीं पाएंगे लोशो ग्रिड से। हम बोलेंगे हाँ हो जाएगी, अच्छे घर में हो जाएगी, बोलेगा होगी कब, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें वैदिक ग्रिड पे जाना पड़ता है। गॉट इट, ठीक है। तो ये दो तरह की ग्रिड्स हैं जिनके बेसिक्स हम सीखेंगे अभी फंडामेंटल में, बाकी डिटेल में हम इनको एडवांस कोर्स में देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वाइड एंड वास्ट टॉपिक, इसको हम 2-4 दिन में 10 दिन में नहीं सीख सकते, है ना। ठीक। नेक्स्ट थिंग विच वी विल बी लर्निंग इज द बेसिक्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड व्हीकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, व्हीकल नंबर कैसे सिलेक्ट किया जाए, हाउस नंबर कैसे सिलेक्ट किया जाए, कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है, वो चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। तो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग टुडेज सेशन, हम लोग आगे कर लें क्या फ्रेंडशिप टेबल, है ना, कर लेते हैं। तो कल हमने 1 नंबर के फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल नंबर्स पढ़े थे, सबको समझ में आया था वो रिलेशनशिप किस तरह से डिराइव किया था हमने, है ना। आपको एक उसके पीछे का फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि हम लोग किस तरह से निकालते हैं फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स, ठीक है। तो अभी आज हम लोग जाएंगे नंबर 2 पे, ठीक है। सो नंबर 2 इज द नंबर ऑफ मून और क्वीन, वहां पे क्वीन लिखा है ना हमने, है ना। तो आप मुझे ये बताओ क्वीन के फ्रेंड्स कौन कौन होंगे ग्रिड में, जरा एक बार नजर घुमाओ नंबर्स पे, इसके फ्रेंड्स कौन कौन होंगे। प्रिंस, हाँ, ठीक है, और 1 भी होगा। टीचर, हाँ, टीचर, टीचर भी होगा, और कौन होगा, 1 भी होगा। 1 भी होगा, यस। और कौन हो सकता है बताइए। 3 भी होगा, 3 मैडम। हाँ, तो इसके फ्रेंडली नंबर कौन कौन होंगे, 1 लिख लीजिए, 1 2 3 एंड 5। 3 अब जो जब हमने नंबर 2 पढ़ा था, हमने क्या कहा था, ये लोग बहुत इमोशनली सेंसिटिव लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं ना, बेसिकली बहुत ज्यादा फेमिनाइन कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, छुई मुई कोमल जैसे टाइप, है ना। तो इनके एनिमी कौन होंगे, आप बताओ कौन कौन से नंबर्स हैं जिनसे ये दूर रहना पसंद करते होंगे। 8 नंबर। 1 नंबर से मैम, सबसे पहले तो 8 नंबर, है ना। क्यों 8 नंबर, इनको लीडरशिप पसंद नहीं है ना, ये लीडरशिप में नहीं वो करते हैं। तो 8 नंबर हम इसलिए इनका एनिमी मानते हैं क्योंकि वो शनि का नंबर है, शनि की और मून की बिल्कुल भी नहीं बनती है, हार्ड कोर एनिमीज हैं, ठीक है। वो उसके पीछे एक स्टोरी है, आई सपोज आप सबको पता होगी वो स्टोरी, पता है। उन्होंने शाप दिया था ना शनिदेव ने चंद्रमा को। हाँ, क्या श्राप दिया था, वो बहुत ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसका, अभी मैं क्या बोलूं आपको तो वो तो ऐसे लेडीज लोगों के साथ रहता था, तो फिर शनि का कर्म का नंबर है ना, तो वो चंद्रमा को उन्होंने शाप दिया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप गर्व करते हो अपने रूप पे, हम्म तो आप काला हो जाओ, ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ अरे ऐसा तो कुछ नहीं उन्होंने। है, शनि देवता की 26-27 पत्नियां थी, ठीक है, वो सब दक्ष की बेटियां थी। तो हाँ, क्या कह रहे हो, किसी ने कुछ कहा, ओके, चलिए ठीक है।
तो उनमें से जो एक थी उसको लगता था कि चंद्रमा जो है वो रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते सबसे ज़्यादा, और बाकी जो थी उनको जेलसी होती थी, हम भी तो तुम्हारी पत्नी है, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तो जाके दक्ष को बताया, पापा को शिकायत लगाई, पापा यार ये हमें प्यार नहीं करता, बड़ी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो पापा ने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम्हें अपने रूप पे बहुत घमंड है और ये है वो है, तो तुम्हारा रूप जो है वो क्षय होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो दैट वाज द स्टोरी, दैट इज डिफरेंट। लेकिन 8 नंबर की शनि की जो है उनके साथ इसलिए नहीं बनती कि देखो शनि को सॉरी 2 नंबर को हम मदर के साथ डिनोट करते हैं। 1 नंबर इज सूर्य, है ना, फादर, 2 नंबर इज मदर, है ना? Mother. तो अब जो शनि है वो क्या थे? इलिजिटिमेट चाइल्ड। क्या थे? इलिजिटिमेट चाइल्ड, समझते हो ना आप? नाजायज औलाद थी सूर्य की, है ना? पता है सबको ये स्टोरी? तो जब सूर्य को ये पता चला कि ये तो मेरी वाइफ है ही नहीं, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। उनका नाम था छाया। छाया को अपने बालों से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था, ठीक है? तो जब माँ चाहे कैसी भी हो, बच्चे को तो अपनी माँ ही प्यारी होती है ना सबसे ज़्यादा। तो जब शनि ने देखा कि फादर जो हैं वो माँ को ऐसे बालों से पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने तब से ये डिसाइड कर लिया कि ये इंसान मेरा फादर नहीं हो सकता, ये मेरा दुश्मन है, ठीक है? सो दैट इज़ द रीज़न 8 की शनि की ना सूर्य से बनती है, ना नंबर 2 से बनती है, ठीक है? तो नंबर 2 के साथ क्यों नहीं बनती है? क्योंकि शनि को क्या लगता था कि वो जो पहली माँ है, मतलब जो सूर्य की असली वाइफ है, उनकी वजह से मेरी माँ को घर से निकाला गया है। देखो कोई भी बच्चा 7-8 साल का बच्चा जिसके सामने उसकी माँ को बालों से पकड़ के निकाला जाए और उसको पता हो कि इसका रीज़न क्या है कि किसी दूसरी लेडी की वजह से मेरी माँ को ऐसा निकाला जा रहा है घर से, तो उसको क्या वो लेडी पसंद आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसलिए नंबर 2 एंड नंबर 8 आर एनिमीज, नंबर 1 एंड नंबर 8 आर आल्सो एनिमीज, ठीक है? गॉट इट? तो यहाँ पर एनिमी में एक आएगा नंबर 8। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? देखिए पूरे नंबर्स में कौन कौन हो सकता है इसका एनिमी नंबर 2 का? किससे वो दूर रहना पसंद करता होगा? नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 किसका नंबर है? राहु का, है ना? ग्रहण कौन लगाता है? चंद्रमा को, सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? यही लोग लगाते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि अगर वैसे भी नहीं देखा जाए तो अब जो नंबर 2 है ये एक बहुत सुंदर सी रानी है, बहुत कोमल सी रानी है, चंचल सी है। और नंबर 4 कौन है? खुराफाती इंसान, है ना? कैसा इंसान? जो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना? और इमोरल भी है। तो आपको नहीं लगता वो उस रानी पे गंदी नजर रखेगा जब भी उसको मिलेगा? तो क्या वो रानी उसके सामने जाना पसंद करेगी? उसको पसंद आता होगा वो? नहीं ना। तो इसलिए नंबर 4 एंड नंबर 2 आर आल्सो कंसीडर्ड एनिमीज। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 इज आल्सो एनिमी विद नंबर 2। क्यों? क्योंकि नंबर 9 किसका नंबर है? सेनापति का, है ना? तो एक रानी जिसको ये पता है, एक ऐसी लेडी जिसको पता है मेरा पति राजा है और मेरा बेटा आगे आने वाला राजा बनने वाला है ना? राजा की गद्दी को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? सेनापति से। तख्ता पलट जब होता है तो सेनापति जो होता है ना वही आके उस पे बैठता है। कभी पाकिस्तान में क्या होता है? हमेशा पाकिस्तान में यही तो होता है, तख्ता पलट हो जाता है, वहां के जनरल आके बैठ जाते हैं गद्दी पे। तो रानी हमेशा उससे सावधान रहेगी ना, बोले यार ये इंसान मुझे पसंद नहीं आता, वो राजा बोले यार इससे थोड़ा दूर रहा कर, है ना? पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या डालता रहेगा, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह पे ये बेटे को ना बिठा के खुद आके बैठ जाए, है ना? तो इसलिए रानी को 9 नंबर भी पसंद नहीं है। तो दीज आर कंसीडर्ड एनिमीज, है ना? तो जब भी कहीं सेनापति इसको आसपास दिखता है ना, रानी को गुस्सा आ जाता है, आ गया बस मुंह उठा के, पता नहीं अब राजा को क्या क्या पट्टी पढ़ाएगा, है ना? राजा को बोलती है हमेशा अवेयर रहा करो इससे, ठीक है? तो न्यूट्रल नंबर्स में कौन आएगा? 6 एंड 7। 6 कौन है? दूसरे राज्य के राजा के गुरु हैं, रानी को क्या लेना देना है उससे, है ना? राजा को फिर भी थोड़ा बहुत उससे काम होता होगा, रानी को कोई काम नहीं है ना उससे। और ऊपर से 6 नंबर मैनिपुलेटिव भी है, वो भी ऐसे गुरु हैं, दूसरे राज्य के राजा के गुरु हैं, लेकिन कैसे हैं? थोड़े लड़कीबाज टाइप है ना? तो इसको लगता है यार इससे भी दूर रहना चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि हमारे इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो मैं इनके साथ मेरी दुश्मनी भी तो नहीं दिखा सकती मैं। तो ठीक है, आते हैं, आइए बैठिए, हालचाल पूछ के कभी उसके बाद दोबारा उनके सामने नहीं आती है। मैं आपको
असली में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ कहानी बोल के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके थोड़ा दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो रानी है और वो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूट्रल नंबर इज नंबर 7। नंबर 7 कौन है? स्पाई। इसका भी रानी से क्या ही लेना देना है, इसका तो राजा के साथ काम होगा ना, जो भी होगा। तो क्योंकि ये राजा के काम करता है इसलिए रानी को पता है कि ठीक है थोड़ा काम का इंसान है, लेकिन मुझे इससे कोई काम नहीं है, मुझे डायरेक्ट इससे कोई काम नहीं है, राजा को काम होते हैं इससे, है ना। तो इसलिए दीज आर न्यूट्रल नंबर्स। और दूसरा रीजन ये भी है इसका न्यूट्रल होने का, जो मैंने कल आपको बताया था। रानी भी तो सीधा नहीं बोल सकती सामने कि ये इंसान ये हमारे लिए काम करता है, नहीं बोल सकती है ना। सो इसलिए 7 इज अ न्यूट्रल नंबर विद नंबर 2। नेक्स्ट इज नंबर 3, जो टीचर का नंबर है। तो इसके फ्रेंडली नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 2 एंड 7। ठीक है, ठीक है जी। एंड इसका एनिमी नंबर कौन है? 6। 6 क्यों इसका एनिमी है? क्योंकि 3 नंबर है देवगुरु, है ना। और 6 नंबर कौन है? दैत्य गुरु। क्या उनके आपस में कभी उनके विचार मिलते होंगे? कभी नहीं मिलेंगे ना, दोनों ऑपोजिट हैं, तो इसलिए एनिमीज है, ठीक है। न्यूट्रल नंबर में इसके कौन कौन आता है? 4, 8 एंड 9। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज नंबर 4। तो नंबर 4 के जो, अच्छा नंबर 4 राहु है ना। इसका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होगा? बेस्ट फ्रेंड टाइप इंसान कौन होगा इसका? केतु 7। क्यों? धड़ और ये ना हाँ, दोनों मिला when के head meets body it completes the human being ना। तो सबसे ज्यादा इसकी किससे बनती होगी? 7 से, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, 4 नंबर बहुत दिमाग वाला इंसान है और 7 नंबर बहुत दिल से सोचने वाला इंसान है ना। तो जब कभी 4 और 7 एक दूसरे के साथ आते होंगे तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि 4 नंबर कैन ऑल्सो चीट 7 नंबर एंड कैन ऑल्सो यूज 7 नंबर। 7 को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे यूज किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि 4 नंबर उसको अपना फ्रेंड समझेगा, 7 भी उसको अपना फ्रेंड समझ लेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7 को 4 से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि ये थोड़ा शातिर इंसान है, ये मुझे यूज कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो द फर्स्ट फ्रेंडली नंबर इज नंबर 7। देखो ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि चीजों में ट्विस्ट कैसे आते हैं, है ना। जैसे होता ना कि एक फैमिली में मान लीजिए एक हाँ मतलब आपके घर में शादी है तो आपके सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई एक लड़की, अब लेडीज इससे ज्यादा रिलेट करेंगी, है ना। तो मान लो आपकी दूर की देवरानी है, जेठानी है, सामने आएगी तो आपको हंस हंस के बुलाना पड़ता है ना उसको, लेकिन पीठ पीछे आपको पता होता है कि भाई ये इससे ना थोड़ा बच के रहना चाहिए मुझे। अब मैं मुंह पे तो नहीं बोल सकती हूँ, है ना, लेकिन मुंह पे मैं इसको ये भी नहीं बोल सकती कि भाई तुम हमारे घर पे क्यों आ गए, लेकिन मुझे इससे बना के भी रखनी पड़ेगी, अच्छा भी बोलना है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए इसमें 7 और 4 में, ठीक। नेक्स्ट इज नंबर 1 इज ऑल्सो 4 नंबर 1 को भी अपना फ्रेंड समझता है, ठीक है। क्यों समझता है? क्योंकि 4 को 1 से काम पड़ते हैं ना। काम मतलब कि मैं एक चीज और आपको समझाऊंगी यहाँ पर। 4 नंबर किंग है, किंग के पास बहुत पावर होती है ना। सॉरी 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर किंग है और किंग के पास बहुत पावर होती है, सब मानते हैं इस चीज को। 4 नंबर वाले जो लोग हैं ये हमेशा उन लोगों के आसपास रहेंगे जिनके पास पावर है। जैसे आपने कभी देखा, मान लो नरेंद्र मोदी मेरी चाची के, मासी के, ताई के, बुआ का बेटा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो नरेंद्र मोदी तो मुझे जानता भी नहीं होगा, लेकिन मैं लोगों को बताऊंगी, तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी मेरा रिश्तेदार है ना। मैं अपनी रिश्तेदारी उसके साथ लोगों में दिखाऊंगी। क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि उसके पास पावर है ना। जिसके पास पावर और पैसा होता है ना, लोग बोलते हैं ना उसकी रिश्तेदारियां बहुत होती हैं, इसीलिए होती है ना, क्योंकि भाई हमें इन्फ्लुएंशियल दिखना है, हमें ये दिखाना है कि देखो कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारियां हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 4 नंबर जो है ये 1 को अपना फ्रेंड समझता है, लेकिन 1 जो कि राजा है उसको क्या पड़ी है भाई, तुम मेरे फ्रेंड रहो या नहीं रहो, मुझे क्या मतलब है तुमसे, ठीक है ना। तुम तो मेरे एक तरह से एम्प्लॉय हो, मैं पैसा दूंगा तुमसे काम करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जो काम किसी से नहीं होता वो तुमसे हो जाएगा, और वो मैं फ्री में नहीं करवाऊंगा, पैसे देके करवा रहा हूँ तुमसे, है ना।
तो इसलिए 1 नंबर जो है ये 4 के फ्रेंडली लिस्ट में आएगा, और आपने देखा 4 नंबर जो है वो 1 की न्यूट्रल लिस्ट में आता है। ठीक है ना, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 4 नंबर का फ्रेंड और कौन होगा, 5। ठीक है, एंड 6 कौन है, दैत्य गुरु, तो गुरु के साथ तो बनेगी ना इसकी, ये तो चेला है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो 2 नंबर हैं वो इसके फ्रेंडली हैं, विच इज 4 एंड 8। ठीक है, 4 नंबर 4 का फ्रेंड होता है, 8 नंबर 8 का फ्रेंड होता है, लेकिन इन दोनों नंबर्स को आप स्टार मार्क करके अलग से एक नोट बनाओगे और ये लिखोगे कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें 4 एंड 4 एनिमी होते हैं, 4 एंड 8 एनिमीज होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हैं तब इन दोनों की आपस में बहुत बनेगी। मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 नंबर का लड़का है और 4 नंबर की लड़की है ना, उन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, बहुत अच्छी बन रही है दोनों की, बहुत अच्छे से जेल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से इनको लग रहा है कि हम जिंदगी साथ में निकाल सकते हैं, हम तो जन्म जन्म का साथ होगा और ये होगा। और जैसे ही इनकी शादी होती है, देखो किसी अफेयर में रहना इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, टूट भी सकता है ना, कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो गई तो क्या हो गया, आप बंध गए। शादी को बंधन बोला जाता है, आप बंध गए ना, अब आप छूट नहीं सकते उसमें से इजीली, है ना। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि अब हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ गए हैं, है ना, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो क्या होगा, 4 एंड 4 के इतने भयानक कंफ्लिक्ट होंगे कि इनकी डिवोर्स भी होंगे फिर। तो आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिनका पिछले 10 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी हुई 2 महीने में डिवोर्स हो गया। ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसे केसेस होते हैं ना, कि यार ये तो कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ है, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया, साल के अंदर अंदर इनका डिवोर्स हो गया, है ना। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ये रिलेशन वाले होते हैं, 4 एंड 4 कॉम्बिनेशन, 4 एंड 8 कॉम्बिनेशन। 8 के साथ भी इसका ऐसा ही है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे, लेकिन जैसे ही ये लॉन्ग टर्म में आएंगे क्या होगा, सेपरेशन हो जाती है इसकी, मतलब ये एनिमीज में आ जाते हैं फिर। तो इसलिए 4 एंड 8 जो है ये हम 4 की फ्रेंडली लिस्ट में भी लिखेंगे, एनिमी लिस्ट में भी लिखेंगे। ठीक है, एनिमीज भी तो हो जाएंगे ना एक टाइम के बाद। ठीक है, और कौन आएगा इसके एनिमीज में, 2 एंड 9। 9 कौन है, सेनापति है ना, तो 9 तो खास ध्यान रखेगा ना 4 नंबर का, कि भाई ये राजा के आसपास ना भटके, है ना, नजर रखेगा ना इसके ऊपर, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा ये, राजा को जाके बोलेगा क्यों यार इसको पैसा देके काम क्यों करवाते हो, मुझे बोलो ना। देखो कोई भी राजा जो है ना वो 2 तरह से अपने राज्य में काम करवाता है, टू मेंटेन दिस थिंग, शांति मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। वो किस तरह से, एक तो वो अपने एम्प्लॉयज को मान लो कहीं पे दंगा हो गया, वो अपने एम्प्लॉयज को भेजेगा, पुलिस को भेजेगा ना, कि जाओ वहां पे जाके देखो, वहां पे दंगा हो रहा है, उसको ठीक करो। ठीक है, वो पुलिस कौन होती है, ये जो सेनापति के अंडर जितने भी लोग होते हैं, है ना, सेना का जो वो है, हेड है, वो उसी में से तो लोग जाएंगे ना, वही तो भेजेगा ना ऑर्डर देके। अब किसी राजा को दूसरे तरह से भी कई बार काम करना पड़ता है अंदर से, जैसे मान लो किसी को पता ना चले, दंगे कई बार खुद करवा भी देते हैं लोग, है ना, कि जाके मार पीट के आ जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दिस थिंग इज अगेंस्ट द लॉ बट इट इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं छुपे हुए जिनसे ये काम करवाया जाता है। तो सेनापति जो है वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाला इंसान है। 4 नंबर उसको पता है, जो ऐसा इंसान है जो लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसको पसंद नहीं आएगा ना वो। ठीक है ना, तो इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। न्यूट्रल प्लैनेट्स में इसके आएंगे नंबर